अगले रोज दिन चढ़े मैं अपने होटल गया। शाम को मोहसिन आ गया और गुज़श्ता रात की कार्रवाई तफसीलन बताई। मरने वालों के घरों में रात को ही वावेला शुरू हो गया था। उन घरों के बाकी अफराद को कुछ इल्म न था कि दरवाजे किसने खटखटाए और वो कैसे मौत से हमकनार हुए। इस बार पुलिस में भी कोई रिपोर्ट दर्ज न करवाई गई थी, क्योंकि लवाहिकीन के पास न तो कोई चश्मदीद गवाह था और न ही मरने वालों के जिस्म पर कोई ऐसा निशान जिससे उन्हें हलाक किए जाने का सबूत मिल सके। हर कोई कयास के घोड़े दौड़ा रहा था, लेकिन तह तक कोई न पहुंच सका। मुझे भारतीय जासूसी एजेंसियों की पस्त ज़हनियत से पूरी तवक्को थी कि अपने ज़मीर और गैरत को बेचने वाले इन वतन फरोशों के मरने के बाद इन एजेंसियों ने माली इमदाद तो दूर की बात है, उनके पसमानदिगान से इजहार ताज़ियत भी न किया होगा। इस वाक़े को 10-12 रोज गुजर गए तो मैंने महाजिरों के नुमाइंदों के जरिए उन पांचों के अहले खाना को 10-10 हजार रुपए भेजे और पाकिस्तानी सफीर के जरिए उन पांचों के अहले खाना को फ्लाइट्स शुरू होने के बाद इब्तदाई परवाजों में पाकिस्तान भिजवाने का इंतजाम करवाया। खटमंडू में अब कम से कम मेरे इल्म के मुताबिक महाजिरों के रूप में न तो कोई मुक्ति बाहनी वाला बाकी था और न ही कोई वतन फरोश। उनकी महफिलों में शरीक होने वाले महाजिर भी तितर बितर हो चुके थे। मोहसिन का भी उनसे कई बार आमना सामना हुआ तो भी वो कन्नी कतरा कर निकल गए। वतन फरोशों का अंजाम देखकर सभी शुरकाए महफिल को जान के लाले पड़ गए थे। ये हम ही थे जो जान हथेली पर लिए फिरते थे। उनकी तरफ से फरागत मिली तो मैंने दिन को विजय कुमार और शाम को चिंगवा रेस्टोरेंट में जाना शुरू कर दिया। विजय कुमार की कसर नफसी वैसी ही थी। उसके हमरा मैं जितना भी वक्त गुजारता मुझे एक गोना इत्मीनान क़ल्ब और सुकून मिलता। उसकी बातें ही ऐसी थीं कि हर किसी का दिल मोह लेती। मेरा कई बार जी चाहा कि उसे चिंगवा रेस्टोरेंट में ले जाऊं या उस आग के बारे में बताऊं जिसकी तपिश मैं और चीनी लड़की मरियम महसूस कर रहे थे, लेकिन हर बार इसलिए रुक जाता था क्योंकि दिलों का ये मामला अभी इब्तदाई मरहलों में था। सिफारत खाने भी अक्सर जाना होता। सफीर साहब मेरी तरफ से बेफिक्र हो चुके थे और किसी हद तक ममनून एहसान भी थे। अक्सर मुझे खाने की दावत देते जिससे मैं अपनी मसरूफियत का बहाना बनाकर माजरत कर लेता। एक दिन दफ्तर में बड़ी राजदारी से कहने लगे, तुम्हारे मुताल्लिक वजारत खारजा ने कहा है कि तुम्हें जल्द से जल्द पाकिस्तान भेज दिया जाए। कहो क्या ख्याल है? मैं अभी खटमंडू से जाना नहीं चाहता था। मुझे भी कुछ फैसले करने थे, जाती भी और मिशन के मुताल्लिक भी। मैंने कहा कि अभी तो मैं कुछ अरसा यहीं रहना चाहता हूँ और जब तक मेरा महकमा मुझे वापस नहीं बुलाता मैं वापस नहीं जा सकता। अगर वजारत खारजा मेरे अखराजात अदा नहीं कर सकती तो मैं अपने जाती वसाइल से यहाँ रहूंगा। मैं असल हकीकत जानना चाहता था। सिफारत खाना मुझ पर उठने वाले खर्च के एक एक पैसे की तफसीली रिपोर्ट वजारत खारजा को भेजता था, जिसे मेरे महकमे से वसूल कर लिया जाता था। मैं ना तो वजारत खारजा के मातहत था और ना ही उनके हुक्म का पाबंद। मेरी खुसूसी डाक में मेरे महकमे ने मेरी वापसी के मुताल्लिक कोई इशारा तक न दिया था, बल्कि चीनी हमदर्द भेजकर मुझे अपना मिशन मुकम्मल करने में सहूलत मुहैया की थी। सफीर साहब मेरा जवाब सुनकर खामोश हो गए। आइंदा आने वाले दिनों में मुझे मालूम हुआ कि सफीर साहब मेरी खटमंडू से रवानगी क्यों चाहते थे। यूएनओ की तरफ से अद्वियात, कपड़ों और खुश्क दूध की एक बड़ी लॉट आने वाली थी। मेरी मौजूदगी में इस इमदाद की एक राई भी बाजार में फरोख्त करना उनके लिए नामुमकिन था। ये भी मालूम हुआ कि यूएनओ का एक सीनियर नुमाइंदा भी आने वाला है जो इमदादी सामान और रुकूम की तकसीम का जायजा भी लेगा। एम्बेसी की तरफ से महाजरीन को अभी तक इमदादी अलाउंस सिर्फ 30 रुपए महीना फी कुंबा मिलता था, जबकि यूएनओ ने अलाउंसी रकम 100 रुपया फी खानदान के हिसाब से भेजी थी। सफीर साहब और सिफारत खाने के उन अफराद को जो इस बंदर बांट में शरीक थे, मेरे जरिए इस राज के तश्तज़बाम होने का खतरा था। मैंने हालात का जायजा लेते हुए और सफीर साहब की सियासी और सिफारती चालाकियों से बचने के लिए एक फैसला किया और रजिस्टर्ड डाक से एक खत सफीर साहब के नाम भेजा, जिसमें उन्हें लिखा था कि चंद जाती वजूहात की बिना पर मैं खटमंडू में मजीद कयाम करना चाहता हूँ, लिहाजा मैं बहैसियत स्ट्रैंडेड रेफ्यूजी के अपने हक से दस्तबरदार हो रहा हूँ। इसलिए मुझे महाजिर होने के नाते मिलने वाले अलाउंस बंद कर दिए जाएं और अफगान एयर पर पाकिस्तान जाने के लिए मेरी बुकिंग भी न की जाए। मेरे पास महाजिर होने का सबूत रजिस्ट्रेशन कार्ड था और नेपाल हुकूमत की तरफ से पाकिस्तानी महाजिरों को जब तक जी चाहे वहाँ कयाम की इजाजत थी। मैंने उस खत की एक कॉपी अपनी डाक के थैले में अपने महकमे को भी भेज दी, जिसके साथ ये नोट भी भेजा कि बाज नामालूम वजूहात की बिना पर मुझे महसूस होता है कि सिफारत खाना बिलाखिर मेरी नेपाल से रवानगी को फाइनलाइज कर देगा। चूंकि अभी मिशन का खासा काम अधूरा है, इसलिए मैंने हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर सिफारत खाने को अपने हुकूक से बरी ज़िम्मा कर दिया है।
मैं ये बातें सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता चल सके कि अगर भारत में क़याम के दौरान मुझे अपने मिशंस की तकमील में कदम कदम पर दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था, तो काठमांडू में भी हालात उससे बदतर नहीं तो बेहतर भी हरगिज न थे। वहाँ तो सिर्फ दुश्मनों से मुकाबला था, लेकिन यहाँ दुश्मनों के अलावा अपनों की साजिशों से भी बचना था। सिफारत खाने वाले मुझे रजिस्ट्रेशन कार्ड देने की जो गफलत कर बैठे थे, उस पर वो यकीनन पछता रहे थे। ये रजिस्ट्रेशन कार्ड मेरे ऑथेंटिक रेफ्यूजी होने का सबूत था। महाजिरों में मेरे तकसीम किए हुए रुपए खत्म हो रहे थे, जिसकी इत्तला मुझे उनके नुमाइंदों ने भी दी और मोहसिन के जरिए भी उसका इल्म हुआ। मैंने उनकी जरूरत और 5 मुतमव्वल महाजिरों के कत्ल के इम्पैक्ट को खत्म करने के लिए दूसरी बार सब महाजिर खानदानों में 1-1 हजार रुपया तकसीम करने का फैसला किया। मैंने रुपए तकसीम करने से पहले महाजिर नुमाइंदों को समझाया कि वो शोर शराबे और सिफारत खाने की मुसलसल शिकायत करने से एहतराज करें और इस बार ये रुपया सफीर के हाथों लें, क्योंकि मैंने तो बिलाखिर यहाँ से चले जाना है। मेरी मौजूदगी और गैर मौजूदगी दोनों सूरतों में उन्हें सिफारत खाने के जरिए ही पाकिस्तान जाना है। उनकी शिकायत बिल्कुल जायज हैं, लेकिन इन शिकायत की सुनवाई सिर्फ अल्लाह के हुजूर में है। यहाँ और पाकिस्तान में इन पर कोई कान न धरेगा। बहुत होगा तो पाकिस्तान से कोई अफसर यहाँ आ जाएगा और 2-3 रोज सिफारत खाने की मेहमान नवाजी से लुत्फानंदोज होकर सब ठीक है की रिपोर्ट बनाकर चला जाएगा। मेरी बात महाजिर नुमाइंदों की समझ में आ गई। उन्होंने बाकी महाजिरों को भी समझाया और उन्हें रजामंद कर लिया कि वो सफीर के हाथों रुपया कबूल कर लें। मुकर्रा दिन एम्बेसी में सारे महाजिर आ गए। सफीर साहब पहले तो महाजिरों का सामना करने से झिझके, लेकिन मेरे इसरार और यकीन दहानियां करवाने पर रजामंद हो गए। अपनी सखावत, नामो नमूद और नुमाइश की भी उन्हें जरूरत थी। उन्होंने पहले तो अपनी खिदमत और हुकूमत की तारीफ में एक जोरदार तकरीर छाड़ी। जब न तो कोई ताली बजी और ना ही वाह वाह के डोंगरे बरसे, तो सफीर साहब ने रुपयों की तकसीम शुरू की। इस बार ज्यादा मुनज़्ज़म तरीके से ये काम हुआ और 2 दिनों में सब महाजिर खानदानों में रुपया तकसीम हो गया। नए महाजिर कुंभों की आमद से अब कुंभों की तादाद में लगभग 100 का इजाफा हो चुका था, यानी तकरीबन 15 लाख नेपाली करेंसी तकसीम की गई। मेजों की एक लंबी कतार थी, जिसके शुरू में रजिस्ट्रेशन कार्ड चेक करने के लिए 2 महाजिर नुमाइंदे और सिफारत खाने के 2 मुलाजिम थे। उनसे फारिग होकर महाजिर सफीर साहब के टेबल पर आते, जहां उनके एक जानिब फर्स्ट सेक्रेटरी और दूसरी जानिब अकाउंटेंट और फर्स्ट सेक्रेटरी के साथ ही मिलिट्री अटैची और सेकंड सेक्रेटरी बैठे हुए थे। उनके बाद मेरी कुर्सी थी। सफीर से खामोशी से रुपया लेकर महाजिर मेरे सामने से आते और ऊंची आवाज में शुक्रिया आसिफ भाई कहते और आगे बढ़ जाते। सबको इल्म था कि ये रुपया दर हकीकत कौन दे रहा है। सफीर साहब अपनी जगह खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, क्योंकि रुपया देते वक्त उनकी धड़ाधड़ तस्वीरें उतर रही थीं और तस्वीरें कभी बोला नहीं करती। रुपए की तकसीम ने महाजिरों में एक नई रूह फूंक दी। तन ढांपने और पेट की आग बुझाने से उन्हें जब जरा फुर्सत मिली तो ध्यान दूसरी जरूरी बातों की तरफ पलटा। 2 खानदानों में 2 बेटियां शादी की उम्र से गुजर रही थीं। एक ही बिल्डिंग बल्कि एक ही मकान के मुख्तलिफ हिस्सों में रहते हुए एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल मशरकी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रहने वाले इन महाजिरों में अपनायत इस कदर बढ़ी के रिश्ते तय हो गए। इस आलम गुर्बत में जहेज और शादी की दूसरी रस्मों का तो सवाल ही न पैदा होता था। उनकी असल दुश्वारी ये थी कि शादी के बाद ये 2 नए जोड़े रहेंगे कहाँ। ये बात मोहसिन ने सुनी और मुझ तक पहुंचाई। मैंने महाजिर नुमाइंदों को बुलवाया और इस बारे में पूछा तो बात दुरुस्त निकली। मुझे बताया गया कि काठमांडू में अब तक आने वाले महाजिरों में ये पहली 2 शादियां हैं। महाजिर यहाँ बेशक बेआसरा और बेपर थे, लेकिन मेरे पास तो हाजी मस्तान और यूसुफ पटेल के भेजे हुए लाखों रुपए थे। उसके अलावा उन्हीं के मुझे बंबई सेंट्रल पर दिए गए रुपए और डॉलर भी थे। मैंने पाकिस्तानी बच्चों और बच्चियों की शादियां यूं खामोशी से न होने दी। उन दोनों होने वाले दुल्हा और दुल्हनों के लिए एक अलहदा मकान किराए पर लिया और उसे थोड़ा बहुत फर्निश किया। दोनों जोड़ों के लिए शादी के लिबास बनवाए। दोनों दुल्हनों के लिए थोड़ा थोड़ा जेवर भी खरीदा। मोहसिन ने 2 घोड़ों का बंदोबस्त करना चाहा, लेकिन वहाँ डोलियां न थीं, इसलिए एक कार शेर पंजाब हरनाम सिंह से और दूसरी कश्मीरी मुसलमानों से ली। मशरकी धुनें बजाने वाला बैंड भी मिल गया। दोनों का निकाह कश्मीरी मस्जिद में हुआ। दुल्हनों को कश्मीरियों की कोठी में संवारा गया। मैंने दोनों दुल्हनों को 10-10 हजार रुपए सलामी दी, ताकि नई जिंदगी का आगाज मजबूरियों से न करें। इस माली आनत में मेरा किरदार महज मनी ऑर्डर तकसीम करने वाले का था। रुपया दूसरों का था, मैं तो सिर्फ उसे मुस्तहकीन तक पहुंचा रहा था। इन शादियों को देखकर बाकी महाजिरों ने भी अपने फराइज से सुबकदोश होने का सोचना शुरू कर दिया। पाकिस्तान पहुंचने पर भी उनके लिए खजानों की कुंजियां लिए कोई मुंतजिर न था। वहां उन्हें
नए सिरे से जिंदगी का आगाज करना था और वुसअतों में फैली हुई मुश्किलात सामने दिखाई दे रही थी। इन हालात में बाइज्जत तौर पर फराइज से सुबकदोश होना ही सबके लिए बेहतर था। काठमांडू में मेरे 6.5 माह कयाम के दौरान पाकिस्तानी महाजिरों में 11 शादियां हुई, जिनमें मेरी शिरकत पहली 2 शादियों जैसी थी। शादियों के उस मौसम में मोहसिन को भी मैंने नए सिरे से घरेलू जिंदगी शुरू करने का मशवरा दिया, लेकिन उसने कहा कि वो पाकिस्तान जाकर ही इस बारे में सोचेगा। अलबत्ता बुजुर्ग शायर की तन्हाई दूर करने की तजवीज दी। ये शायर उम्र के उस हिस्से में थे जिसमें रफीक हयात की बेहद जरूरत महसूस होती है। मशवरा देने पर वो थोड़ा सा शर्माए, इकरार के अंदाज में इनकार किया और जब हमने थोड़ा सा जोर दिया तो मान गए। उन्हीं महाजिर खानदानों में एक यकाओ तन्हा बेवा अपने भतीजों के हमरा रहती थी। उन्हें राजी किया गया। मैंने होने वाले दुल्हा शायर से एक शर्त मनवाई कि जिस मकान में वो शादी के बाद रहेंगे मोहसिन भी वहीं रहेगा। उनकी शादी और रुखसती भी पहले वाली शादियों जैसी हुई। मोहसिन भी गेस्ट हाउस छोड़कर उनके साथ रहने लगा। मुझे ये फर्क पड़ा कि उनकी ताज़ा गजलों से महरूम हो गया, क्योंकि अब उनकी गजलें सिर्फ उनकी रफीका हयात के लिए थीं और मोहसिन अपने साथ हर वक्त मुकव्वी अद्वियात और इंजेक्शन रखने लगा कि नामालूम किस वक्त किसको दवा की जरूरत पड़ जाए। बहुत से वाकयात एक साथ हो रहे थे, इसलिए कुछ को अधूरा छोड़कर मुझे बाकी बयान करने पड़ते हैं। फिर भी मेरी पूरी कोशिश है कि तसलसल बरकरार रहे। चीनी दोस्त मुझे ठीक 10वें रोज चिंगवा रेस्टोरेंट में मिले। मरियम ने बताया कि भारतीय सिफारत खाने की गाड़ी में कुछ लोग रेस्टोरेंट में गुज़श्ता दिनों आए थे। वो हिंदी में बातचीत कर रहे थे जिसे वो समझ तो न सकी, लेकिन तमाम गुफ्तगू रिकॉर्ड कर ली। मरियम के घर अपने चीनी दोस्तों के हमरा मैंने ये सारी गुफ्तगू सुनी। गुफ्तगू में 3 अफराद शामिल थे। इस सारी बातचीत का मौजू किसी काम को अंजाम देने की तारीख तय करना था। 2 आवाजें तीसरे को कायल करने और दबाव डालने की कोशिश कर रही थी। उनके मुताबिक सारी मंसूबाबंदी हो चुकी थी। भारत से आए हुए लोग कई दिनों से भारतीय सिफारत खाने में बेकार पड़े हुए थे और मजीद ताखीर किसी तरह भी मुनासिब न थी। तीसरी आवाज वाला अपनी सफाई देता और मजबूरी जाहिर कर रहा था। सर आप बिल्कुल दुरुस्त फरमाते हैं, मैं उसे अपने हमरा पिकनिक पर चलने की दावत तो दे सकता हूँ, लेकिन जबरदस्ती हमरा नहीं ले जा सकता। मैंने हर तरह से उसके दिल में घर करने की कोशिश की है और मैं इसमें कामयाब भी हुआ हूँ। वो हर 2-3 दिन के बाद दुकान पर आता तो है, लेकिन उसकी आमद का कोई वक्त मुकर्रर नहीं, जब जी चाहा आ गया। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि उस मुसले को ऐसा राम करूँ कि वो मेरे साथ बाहर जाने से इनकार न कर सके। मेरी दुकान के अलावा वो और भी कहीं जाता होगा। अगर उसकी निगरानी की जाए तो उसके दूसरी जगहों पर जाने के रास्तों में कई ऐसी सुनसान जगह भी आती होंगी जहाँ कार्रवाई हो सकती है। उसके जवाब में कहा गया कि हमारे निगरानी करने वाले लोगों को उसने पहचान लिया था, लिहाजा वो लोग इस काम के लिए बेकार हो गए हैं। सुनसान जगहों पर उसे हलाक करना तो कोई मुश्किल नहीं, लेकिन ऊपर के अहकाम के मुताबिक हमें उसे जिंदा DMI के हवाले करना है। छोटे कंटेनर वाली पिकअप हर वक्त तैयार रहती है। हमारे आदमी बैठे बैठे उकता गए हैं। हमारी एम्बेसी के सामने से वो कई बार गुजरता है, लेकिन उसके गुजरने के औकात मालूम न होने के बायस अब तक वहाँ भी कोशिश नहीं की गई, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हमारी नाकामी की सूरत में वो चौकन्ना हो जाए। इसी गुफ्तगू के दौरान बिलाखिर ये फैसला किया गया कि एक रिक्शा 2-3 रोज के लिए किराए पर लिया जाए, जिसे चलाने वाले के बजाय उनका आदमी रिक्शा ड्राइवर के रूप में मेरे होटल के सामने मेरा मुंतजिर रहे, जबकि दूसरा आदमी वॉकी टॉकी के जरिए मेरे उस रिक्शे पर बैठते ही भारतीय एम्बेसी को इत्तला दे। जैसे कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि भारतीय सिफारत खाना पाकिस्तानी एम्बेसी को जाते हुए रास्ते में ऐन उस जगह वाक़ था जहाँ सड़क 45 का जाविया बनाते हुए दाएं जानिब घूमती थी। वॉकी टॉकी पर पैगाम मिलते ही भारतीय सिफारत खाने के दरवाजे खोल दिए जाएं और रिक्शा ड्राइवर तेजी से सीधा सिफारत खाने के अंदर चला जाए। सिफारत खाने के अंदर पहुंचते ही मैं भारतीय सरजमीन में होता और वहाँ मुझे बड़ी आसानी से काबू करके बेहोश किया जाता और कंटेनर वाली पिकअप में डालकर भारत भेज दिया जाता। ये प्रोग्राम तय हो गया कि अगले रोज तीसरी आवाज वाले ने रिक्शे का इंतजाम करना था और उसके अगले रोज से इस प्लान पर अमल दरामद शुरू हो जाना था। मरियम और चीनी दोस्त बेसब्री से इस गुफ्तगू का तर्जमा सुनने को बेताब थे। मैंने शुरू से आखिर तक सारी गुफ्तगू का अंग्रेजी तर्जमा किया, जिसे मरियम ने चीनी जबान में दोस्तों को समझाया। इस सारी गुफ्तगू में मेरा नाम कहीं न लिया गया था। सिर्फ मुस्ले होटल और DMI के लफ्जों ने सब कुछ वाजे कर दिया था कि प्लान मेरे खिलाफ है। चीनी दोस्तों ने कहा कि आज बल्कि अभी से वो बतौर गार्ड्स मेरे हमरा या मेरे ताकुब में रहेंगे। मरियम ये सब प्लान सुनकर परेशान हो गई और वालिदैन से इजाजत लेकर मुझे अपनी गाड़ी मुस्तकिल
मुस्तकिल इस्तेमाल में रखने की ऑफर की। मैंने इनकार किया तो उसने बड़े दावे से पूछा, आखिर क्यों नहीं, क्या तुम हमें गैर समझते हो? मैंने उसे समझाया कि मुस्तकिल तौर पर गाड़ी अपने इस्तेमाल में रखने से मैं और ज्यादा गैर महफूज हो जाऊंगा। गाड़ी में बम भी प्लांट किया जा सकता है, उस पर ग्रेनेड भी फेंका जा सकता है और गोली भी चलाई जा सकती है। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे समझाया, वरना वो तो मानती ही न थी। चीनी दोस्तों ने भी सुबह 10 बजे से रात जब तक कि मैं अपने होटल न पहुंच जाऊं, मेरे गार्ड्स के तौर पर मेरी हिफाजत की जिम्मेदारी उठाई। बारी बारी एक गार्ड ने छुट्टी करनी और 2 ने मेरी हिफाजत करनी थी। हमारा काउंटर प्लान बिल्कुल तैयार था। एक बात मेरे दिमाग में अटकी हुई थी, ये तीसरी आवाज वाला कौन था जो बाकी दोनों को सर कहकर मुखातिब करता था और जिसकी दुकान पर भी मैं अक्सर जाता था। आप तो शायद अब तक समझ चुके होंगे कि वो कौन था, क्योंकि पहले मैं उसके हवाले से खासे साफ इशारे दे चुका हूँ। लेकिन मरियम के घर में रिकॉर्ड शुदा गुफ्तगू सुनकर उस तीसरे शख्स को फौरी पहचानना दुश्वार था। मैं कई दुकानों पर अक्सर जाता था, रिकॉर्ड शुदा आवाज भी जानी पहचानी लगती थी। मैंने टेप दोबारा चलवाई और जब तीसरी आवाज के ये अल्फाज कि मैंने हर तरह से उसके दिल में घर कर लेने की कोशिश की है और इसमें कामयाब भी हुआ हूँ, दोबारा सुने तो यकबारी मेरी आंखों के सामने वो शख्स आ गया जिसकी दुकान पर मैं अक्सर जाता था और जिसकी मोह लेने वाली बातों और इनकिसारी ने मुझे उसका दोस्त बना लिया था। तो ये विजय कुमार भी भारत की किसी जासूस एजेंसी का रुकन था। हर कोई अपने अपने रंग में मेरे साथ दुश्मनी में रंगा हुआ था। भारत और काठमांडू में अपने सारे कयाम के दौरान मैंने किसी को समझने में पहली बार गलती की थी। मैंने दिल में कहा, विजय कुमार, दोस्ती के रूप में मुझे धोखा देकर तूने जो जाल मुझे फांसने के लिए बुना था, उसी जाल में तुम्हें और तुम्हारे साथियों को ऐसा जकड़ूंगा कि तुम सबकी सांस भी रुक जाएगी। खुखड़ी तो पहले ही मेरी बेल्ट में लटकी रहती थी। अब मैंने अपना पिस्टल भी लिबास के अंदर से निकाल कर जैकेट की जेब में रखना शुरू कर दिया। मेरे चीनी मुहाफिज सुबह ठीक 10 बजे लॉबी में आकर बैठ गए। मैंने होटल इंतजामिया को कह दिया कि ये मेरे मेहमान हैं। चंद रोज में ही मैंने महसूस किया कि लॉबी में मुसलसल बैठे रहने से उनके चेहरों पर उकताहट तारी होने लगी थी। मैंने उनके लिए अपने होटल में अपने फ्लोर पर अपने कमरे के साथ वाला कमरा ले लिया, जहां वो आराम कर सकते और अपनी टेप पर पसंदीदा गाने सुन सकते थे। काठमांडू में मेरे कयाम के आखिरी दिन तक वो उसी होटल में रहकर मेरी हिफाजत करते रहे। शाम को मरियम ने मुझे फोन पर बताया कि वो मुझे लेने के लिए गाड़ी लेकर आ रही है। मेरे इकरार या इनकार करने से पहले ही उसने फोन बंद कर दिया। इस तरह के रवैये को शायद अब वो अपना हक समझती थी। अगले रोज मैं 11 बजे होटल से बाहर आया तो कई रिक्शे खड़े थे। समझ में नहीं आता था कि भारतीय एजेंट वाला रिक्शा कौन सा था। मैंने एक रिक्शा लिया और उसे शहर की जानिब चलने को कहा। शहर की मेन रोड पर मैंने उसे छोड़ दिया और कुछ देर बाद एक दूसरा रिक्शा लेकर अपने सिफारत खाने चला गया। सफीर साहब ने रुपयों की तकसीम के दौरान खींची गई तस्वीरें दिखाई। वो बहुत खुश थे। उन्होंने इन तस्वीरों में रुपए देते हुए सिर्फ अपनी मुस्कुराहट ही देखी थी। महाजिरों के चेहरों पर फैली हुई बेजारी नहीं देखी जो हर तस्वीर में आया थी। होटल से निकलते वक्त मैंने वहां खड़े सारे रिक्शा ड्राइवरों के चेहरे ज़हन नशीन कर लिए। दूसरे रोज भी 4-5 रिक्शे खड़े थे। उनमें 2 कल वाले और बाकी नए थे। मैंने कल वाले दोनों रिक्शों में से एक रिक्शा लिया और शेरे पंजाब रेस्टोरेंट चलाया। मेरे पीछे दोनों चीनी दोस्त थे। हमने रिक्शे छोड़ दिए। 1 घंटा वहां सरदार हरनाम सिंह से गपशप लगाने के बाद मैं बाहर निकला तो वहां सिर्फ एक रिक्शा मौजूद था। ये अजनबी चेहरा था। कुछ दूर पैदल चलकर मैं मेन रोड पर पहुंचा और वहां से रिक्शा लेकर होटल आ गया। कल वाले दोनों रिक्शों में से होटल के बाहर अब सिर्फ एक रिक्शा था। हम होटल के अंदर आ गए। मोहसिन मेरा मुंतजिर था। मैंने मोहसिन से कहा कि वो फौरन जाए, बाहर एक रिक्शा खड़ा है, उसे लेकर शेरे पंजाब रेस्टोरेंट जाए और 5 मिनट के बाद होटल वापस आ जाए। मोहसिन के पीछे पीछे ही मैं बाहर निकला। रिक्शे वाले ने मोहसिन को ले जाने से इनकार कर दिया था। वो दूसरे रिक्शे की तलाश में जरा आगे बढ़ा तो मैंने उसी रिक्शे वाले से चलने को कहा। वो फौरन रजामंद हो गया। उसने मेरे बगैर कहे पाकिस्तानी एम्बेसी की राह ली। मैंने उसे रोका और कहा कि मुझे बाजार जाना है, वापस चलो। ये सुनकर उसके चेहरे पर बेजारी के असरात फैल गए। हम होटल से बमुश्किल 50 फुट से ही वापस लौट पड़े। मोहसिन और मेरे चीनी दोस्त अभी तक सवारी की तलाश में थे। मैंने मोहसिन को अपने साथ बिठा लिया। थोड़े ही फासले पर मैंने रिक्शा फिर रुकवाया और मोहसिन को दुकान से सिगरेट लाने को भेजा। दरअसल मैं चीनी दोस्तों के इंतजार में था। मोहसिन दुकान से बाहर आया तो दूर से चीनी दोस्त आते दिखाई दिए। हमारा रिक्शे वाला बिल्कुल अनाड़ी था। उसे रिक्शा कंट्रोल करना, खुसूसन मोड़ काटना बहुत दुश्वार हो रहा था। मैंने सोचा
सोचा कि आज इसे रिक्शा ड्राइवरी की सजा दी जाए। हम 4 घंटे से ज्यादा बिला वजह इधर उधर घूमते रहे। रिक्शा चलाते चलाते वो बेहाल हो रहा था। वापसी पर हम विजय कुमार की दुकान पर उतर गए। मैंने रिक्शे वाले को किराए में जो कुछ दिया वो उसने बगैर किसी बहस के ले लिया। हालांकि मैंने उसे इस तमाम सफर के जायज पैसों से भी आधी रकम दी थी। मेरे चीनी साथी भी हमसे कुछ दूर रिक्शा छोड़कर एक बेकरी में चले गए। विजय कुमार ने मुझे मखसूस रिक्शे से उतरते देख लिया था। उसने बड़ी आव भगत से मेरा खैर मकदम किया। मैं भी बड़ी बेतकल्लुफी से उसे मिला। दुकान के आखिरी गोशे में चंद कुर्सियां पड़ी हुई थी। हमेशा की तरह हम उन पर जा बैठे और बातें शुरू कर दी। विजय कुमार अपनी आदत के मुताबिक मेरी हाँ में हाँ मिला रहा था। उसके वहम गुमान में भी न था कि मैं उसका राज जान चुका हूँ। बज़ाहिर दोस्त लेकिन दिल में एक दूसरे की जान लेने के दरपे हम दोनों अपने अपने मोहरे बड़ी एहतियात से चल रहे थे। विजय कुमार सोच रहा होगा कि वो जल्द ही मुझे जेर कर लेगा, लेकिन वो इस हकीकत से लाइल्म था कि मैंने उसे शहमात देने का ही नहीं बल्कि पूरी बिसात उलट देने का मंसूबा बना रखा है।